हेलो। अब मैं आपको क्लास 10th नेताजी का चश्मा, इसकी आपको आंसर शीट अभी भेजी जाएगी, तो इसलिए हम उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन देते हैं कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। वो इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। यद्यपि वो बहुत ही मरियल सा था और कभी वो सेनानी नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी और वो सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जब प्रतिमा बनाई गई तो उस पर चश्मा नहीं लगा हुआ था और वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। इसलिए वो उसके अंदर देशभक्ति की भावना इतना प्रबल थी और उनके प्रति सम्मान इतना अधिक था कि वो उस पर चश्मा लगा देता था। इसलिए इस भावना को देख करके लोग उसे कैप्टन कहने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन बाद में नहीं, पहले उसे मना किया रोकने के लिए, लेकिन बाद में रोकने के लिए कहा। क्यों? क है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। ख है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और ग है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो पहला है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। हालदार साहब ये जान करके मायूस हो गए थे कि जब उनको पता लगा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, मतलब जो चश्मा लगाता था उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब वो सोचता है कि अब तो उसके मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं पहनाता होगा, अब मूर्ति बिना चश्मे की होगी, मुझे ऐसी मूर्ति देखनी पड़ेगी। इसलिए वो पहले भावुक हो गए थे और मायूस हो गए थे। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि मूर्ति पर जब सरकंडे का चश्मा उन्होंने लगा हुआ देखा तो ये उन्हें पता लगा कि अभी ये धरती जो है वो देशभक्ति से शून्य नहीं है। मतलब अभी भी इस धरती पे वो भले मर गया है, लेकिन अन्य कोई न कोई जरूर जीवित है जो अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देता है। तो एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा पता लगता है कि वो किसी बच्चे ने बनाया है, अतः ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो हालदार साहब ने जब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगा देखा तो उनके लिए ये इतनी सी बात नहीं थी, बहुत छोटी बात नहीं थी, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये बात उनके मन में आशा जगाती है कि कस्बे में अभी भी देशभक्ति जिंदा है और देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे भावुक हो उठे। क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्या मतलब है, क्या आशय है, कहने का मतलब क्या है कि हालदार साहब उस चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार जब सुना तो बहुत ही उदास हो गए और बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण थे। लोगों को देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं कि जो लोगों पर हंसते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उस पर ज़रूर हंसते हैं। जैसे ये चश्मे वाला था और वो डेली उस पर मूर्ति पर चश्मा लगाता था, लंगड़ा कर चलता था, बहुत ही दुबला पतला था, न सेना में भर्ती हुआ था कभी, तो इसलिए जब उसको लंगड़ाते आते देख करके लोग देखते थे तो वो हंसता था पान वाला। तो नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो अधूरी बनवाई। उन्हें याद नहीं रहा कि सुभाष की मूर्ति वे कभी भी बिना चश्मे के नहीं रहे। उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी
और उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो लोग उस पर भी हंसते हैं। उसे पागल और सनकी कहते थे कुछ लोग उसे। जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं तो उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा। जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि रखते हैं उस देश का कोई भी भविष्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ये आपको आशय, हाँ जो नंबर 3 क्वेश्चन है इसका आपको आशय लिखना, कहने का मतलब इसकी व्याख्या करनी है, तो सप्रसंग व्याख्या लिखिए इसकी, और जो कि आंसर शीट में नहीं दी गई, आपको अपने मन से करनी, इसीलिए मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब पान वाला कैसा था ये आपको बताना है। तो पान वाले के संबंध में कहा गया है कि पान वाले को देख करके आप पहचान सकते थे कि ये पान की दुकान है। उसकी दुकान पर नहीं, उसके मुंह में भी पान भरा रहता था, और पान के कारण वह बात इतना ज़्यादा वो पान खाता था कि वो बात नहीं कर पाता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले वो पान को थूकता था, तब वो बातें करता था। तो स्वभाव से वो बहुत ही हंसोड़ और मजाकिया किस्म का था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, और वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, मतलब उसकी तोंद हिलने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल और काले दांत जो थे वो दिखाई देने लगते थे। वह बातें बनाने में बड़ा ही उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट रहता था, वो सदैव हंसता रहता था। अब आगे आने वाले प्रश्न अगले वीडियो में हैं। अब मैं 5वें प्रश्न में आती हूँ कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ये कैप्टन उस पान वाले के लिए कहता था कि वो पागल है पागल। तो पान वाले की यह टिप्पणी अच्छी नहीं लगी सुनने में हवलदार साहब को। उसे चाहिए था कि वो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करे, लेकिन वो उसका मजाकिया पुट सामने रहता था और वो सभी के लिए हंसता था। कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता था, तो वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे, इसलिए वो उनको चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की हमें कमियां या उसकी कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, और ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। नेक्स्ट, अगला है रचना और अभिव्यक्ति। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। ये जो वाक्य दिए गए हैं इससे कौन सी विशेषता प्रकट होती है। का हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ये उनकी एक आदत में आ गया था कि जब वो चौराहे पे पहुंचते थे तो एक बार नेताजी की मूर्ति की ओर जरूर देखते थे। ये वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति को प्रकट करता है। हालदार साहब के अंदर भी उनके प्रति सम्मान था, और वो एक बार वहाँ पर रुक करके उनका दर्शन जरूर करते थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वो भी एक देशभक्त थे। नेक्स्ट, पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर छुपा करके अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब पान वाला एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था, मतलब उसके हृदय में भी उसके प्रति बहुत सम्मान था। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते जी उसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया, उसका मजाक ही बनाता रहा कि वो लंगड़ा है, पागल भी कहा उसने। लेकिन मरने के बाद उसको उसकी कीमत पता चली और उसे लगा कि कस्मे में अब उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है। अतः वह कैप्टन की याद करके एक बार उदास हो गया और उसकी आंखें भर आईं। नेक्स्ट, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। क्योंकि उसे
सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रेम था और उनकी देशभक्ति से भी बहुत प्रेम था। तो कैप्टन के संबंध में भी आप कह सकते हो कि वो भी एक देशभक्त नागरिक था। उसे ये सहन नहीं था कि नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे के रहे, इसलिए वो अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे भी उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक तो उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक नहीं देखा था, हालदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक उसके मन में कुछ और ही मूर्ति थी, कुछ और ही वो उसके विषय में सोचता था। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से बहुत हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, बहुत ही रोबदार और दबंग मनुष्य होगा और उसकी वाणी भी भारी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, कस्बा, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आपके हिसाब से इस तरीके की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही हो सकता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में जानें और उसको पहचानें और उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर राष्ट्रीय महापुरुष, प्रसिद्ध संत, साहित्यकार, वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। कि हम उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके कामों को याद रखेंगे और उनके कामों के सहारे हम उनको याद रखेंगे, उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने भी जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। फिर है उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? अगर मूर्ति लगा दी गई आपके चौराहे पर तो कुछ आपका भी तो उत्तरदायित्व बनता है, तो क्या होना चाहिए? ऐसी मूर्तियों के प्रति हमारा तथा समाज के सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि वे उनकी देखभाल करें, उसे साफ सुथरा बनाए रखें, उसे सजाएं, संवारें और समय समय पर उसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 9, अब एक विशेष प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देता, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए, ये बात कही गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि लोग कहते हैं कि सेना में जाने के बाद तो व्यक्ति देशभक्ति करता ही है, देश के काम आता है और धीरे धीरे करके अपने प्राण भी कभी कभी न्यौछावर कर देता है। लेकिन सामान्य जीवन में भी देश प्रेम प्रकट करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कहीं पर पानी व्यर्थ बह रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं, इधर उधर गंदगी न फैलने देना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना और समाज का अपमान करने से रोकना, फिल्म वाले कलाकारों को अपने संतों, ऋषियों और महापुरुषों से मजाक करने से रोकना। इस प्रकार हम तमाम तरीके अपना करके हम भी देशभक्ति दिखा सकते हैं और उस कार्य को हम भी पूरा कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में जब दूसरी भाषा के शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या लाभ मिलता है? प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों से कुछ न कुछ शब्द उधार लेती है, क्योंकि उससे हमारी भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। कई बार दूसरी भाषा के ऐसे शब्द अर्थ और प्रभाव वाले होते हैं कि अपनी भाषा में जो नहीं होते वैसे शब्द। जैसे उपरोक्त वाक्य में 2 शब्द हैं, खूब तथा आइडिया। तो खूब उर्दू शब्द है
और आइडिया अंग्रेजी शब्द है। खूब में बहुत ही गहरी प्रशंसा का भाव छिपा हुआ है। यह भाव हिंदी के सुंदर और अद्भुत में नहीं है। अगर हम वहाँ पर सुंदर शब्द का प्रयोग करें तो वो बात नहीं आएगी। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार युक्त और सूझ में नहीं है। इससे पता चलता है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं। अब आप बहुत ही कायदे से इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे। एक एक क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही समझदारी से करिएगा, किसी प्रकार की गलती ना हो, और ग्रामेटिकल मिस्टेक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इंडेक्स ज़रूर बनाएं। हाँ, जैसे आपको कॉपी मेंटेन कराई जाती थी उसी प्रकार से आपको कॉपी मेंटेन करनी है।